प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम अध्याय 2 विलयन के प्रकरण 6 यानी अणुसंख्यक गुणधर्मों पर चर्चा करेंगे और इस टॉपिक को समझेंगे। तो प्रिय छात्रों, सबसे पहले हम देखेंगे कि अणुसंख्यक गुणधर्म होते क्या हैं। सबसे पहले जानना जरूरी है। तो अणुसंख्यक गुणधर्म वे गुण होते हैं, ये विलयन के गुण होते हैं, और विलयन के वे गुण जो विलयन के कुल कणों और विलय के कणों के अनुपात पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। अतः सरल भाषा में कहेंगे तो जो गुण विलयन के जो गुण विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलय के कणों की संख्या बदलेगी तो विलयन की भी बदल जाएगी। विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। प्रिय स्टूडेंट्स, ये 4 गुण हमारे टॉपिक हमारे कोर्स में हैं। सबसे पहला है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, दूसरा है क्वथनांक का उन्नयन, तीसरा है हिमांक का अवनमन और चौथा है परासरण दाब। तो कुछ शब्दावली जिसका अर्थ जानना जरूरी है, जिसके पश्चात ही या जिनका अर्थ जानने पर हमें इस प्रकरण को समझने में आसानी होगी, वो भी आपको साथ में बताए जाएंगे। और क्वेश्चन आता है ड्राइव द इक्वेशन, समीकरण की व्युत्पत्ति कीजिए। किसके लिए? वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन के लिए, क्वथनांक के उन्नयन के लिए, हिमांक के अवनमन के लिए और परासरण दाब के लिए। तो हमें इक्वेशन की समीकरण की व्युत्पत्ति करनी है, कुछ आधार लेकर के विलयन होंगे। तो जैसे पहला है आपके पास वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। सबसे पहले हमें वाष्प दाब समझना है, क्योंकि आपने 10th में 11th में पढ़ा होगा, बट हो सकता है आपका माइंड में तुरंत रिकॉल नहीं हो रही होगी, तो एक बार इसे समझ लेंगे तभी आप समझ में। और दूसरा है अवनमन, आपेक्षिक तो संबंधित हो गया, रिलेटिव। तो वाष्प दाब किसी भी तरफ, माना हम इस चित्र को देखेंगे, इसमें विलायक लिखा है नीचे, तो यहाँ पर विलायक भरा हुआ, माना जल के कण है डॉट डॉट वाले, और ये एक बंद पात्र में है। क्योंकि द्रव के कण किसी भी ताप पर गतिशील होते हैं और आपस में टक्कर के फलस्वरूप इनकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा ट्रांसफर होती रहती है, अदला बदली होती रहती है, स्थानांतरित होती रहती है आपस में टक्करों के कारण। और कुछ कण औसत ऊर्जा से अधिक ऊर्जा ले लेते हैं और वे वाष्प में बदल जाते हैं, जिसे हम वाष्प के कण क्रॉस के द्वारा दिखा रहे हैं। तो फिर यही वाष्प, कुछ वाष्प ऊपर जमा हो जाती गैस के रूप में और द्रव नीचे। तो अब ये वाष्प, क्योंकि इसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है, तो ये चारों ओर दाब लगाने के साथ साथ द्रव की सतह पर भी एक दाब लगाते हैं, जिसे हम वाष्प दाब कहते हैं। अतः किसी विलयन की या किसी द्रव की वाष्प का, किसी द्रव की वाष्प का उसके तल पर, उसकी सतह पर लगाया जाने वाला जो दाब होता है, उसे हम वाष्प दाब कहते हैं। और अवनमन की बात है कम हो जाना। तो क्यों कम होगा? वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन कैसे होगा? स्पष्ट है कि कब, अब हम इसमें कुछ विलेय मिलाएंगे। और कैसा विलेय? अवाष्पशील विलेय। तो इस घटना को आपने याद रखना, फिर आप आराम से समीकरण की व्युत्पत्ति कर पाएंगे। माना हमने उसी द्रव में कुछ चीनी मिला दी। क्या मिला दी? चीनी। अब चीनी मिलाने से जो विलयन बन गया, उस विलयन की सतह पर कुछ कण क्या आ गए? विलेय के आ गए। स्पष्ट आप देख रहे हैं, गोलाकार विलेय है और सीधी लाइन में विलायक है। अब वाष्प, फिर इस विलयन का, पहले विलायक था या द्रव था, अब विलयन या द्रव है। इस द्रव का या विलयन का आपस में टक्कर होंगे कणों की,
लेकिन यहाँ पर केवल विलायक ही वाष्पशील है। यहाँ भी विलायक था लेकिन विलेय नहीं था, और विलेय अवाष्पशील है क्योंकि सतह पर कुछ कण विलेय के आ गए हैं, इसलिए ये वाष्पन में अवरुद्ध करते हैं, वाष्प बनने में रोकते हैं वाष्प बनने को, जिससे कम ही वाष्प, यहाँ पर देखिए बहुत सारे कण वाष्प के बने थे, यहाँ पर कम ही कण वाष्प के बने और वाष्प कम बन पाती है, वाष्प की मात्रा कम हो पाती है। और वाष्प कम होगी तो दाब तो लगाएगी जितनी भी होगी, लेकिन उसके द्वारा जो दाब लगाया जाएगा वो कम होगा इसकी तुलना में। इसलिए विलायक का वाष्प दाब, इसको हम P0 से दर्शाते हैं और विलयन का वाष्प दाब P से दर्शाते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब वाष्प कम बनेगी तो दाब भी कम लगाएगी, तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जा रहा है विलायक से। तो क्यों कम हुआ? विलेय मिलाने से। यहाँ पर देखिए पूरे सरफेस में विलायक के कण है, इसलिए ज्यादा वाष्पन होगा, वाष्पीकरण ज्यादा होगा। इसी कारण है कि जितने विलेय के कण होंगे उतना ही वो क्या करेंगे, वाष्प दाब में कमी लाएंगे। रिलेटिव है, संबंधित है, अपेक्षिक है। तो इसके लिए राउल्ट ने एक नियम दिया है कि जब किसी द्रव में, किसी विलायक द्रव में अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उसके लिए जो उसके वाष्प दाब में जो अवनमन होगा, विलयन के वाष्प दाब में, विलायक के वाष्प दाब में अवनमन होगा विलेय मिलान से विलयन बनने पर, वो कितना होगा? विलेय के मूल अंश के बराबर होता है। तो इसको गणित रूप में हम देखेंगे, P1 यानी विलयन, 1 भी लगा सकते हैं, I भी लगा सकते हैं हम, और A भी लगा सकते हैं। तो हम 1 लगा रहे हैं। P1 बराबर विलयन का वाष्प दाब है, P1 0 विलायक का वाष्प दाब, और X1 विलेय का मूल अंश, या इस प्रकार से संबंधित हो जाता है। राउल्ट के नियम ने शुरुआत करी हमने, और इसे हम कह देंगे समीकरण 1। यहाँ पर क्या हो रहा है? राउल्ट का नियम विलयन, विलायक और मूल अंश के बीच, यानी विलयन का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब और विलेय के मूल अंश के मध्य एक संबंध को बता रहा है गणित रूप में। यहाँ पर हमने तीनों की व्याख्या कर दी। P1 विलयन का वाष्प दाब, P1 0 जब लग जाएगा तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और X1 विलेय का मूल अंश। अब हम देखेंगे, हम देख पा रहे हैं कि विलयन का वाष्प दाब जो है वो विलायक के वाष्प दाब से कम है, अतः विलायक का वाष्प दाब ज्यादा था, और जब उसमें विलेय मिला दिया तो उसके वाष्प दाब में कमी आ गई। तो P1 इज लेस देन P1 0, अर्थात विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम है। इधर को तीर का मुंह है तो कम है, इसलिए विलायक के वाष्प दाब में अवनमन हो जाएगा। कितना अवनमन होगा? इसे हम डेल्टा P1 से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे? डेल्टा P1 से। तो डेल्टा P1 बराबर दिस माइनस दिस, P1 0 माइनस P1, तो यही हमने लिखा है P1 0 माइनस P1, यानी विलायक का वाष्प दाब ऋण विलयन का वाष्प दाब, वही तो क्या होगा? अंतर होगा, अवनमन होगा, कमी होगी। अब हम यहाँ पर P1 का मान रख रहे हैं, P1 बराबर P1 0 X1, तो P1 0 माइनस P1 0 X1 बराबर, अब आप देख सकते हैं इधर भी P है इधर भी P है, दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं, यानी हमने दोनों P को उठा दिया तो P10 इंटू 1, P10 इंटू 1, 1 तो वहां पर रहेगा ही, इंटू करने से कोई अंतर नहीं आता, 1 से गुणा करने पर किसी भी राशि को, और यहां रह जाएगा फिर P और P दोनों जो हमने कॉमन ले लिया तो P10, और यहाँ रह जाएगा 1, यहाँ रह जाएगा X, 1 इंटू X होगा तो X1 ही होगा, 1 माइनस X1, ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 राउल्ट के नियम से हमने लिया, समीकरण 2 इस प्रकार से हमने समीकरण को संबंधित किया अवनमन को। अब 1 माइनस X1, 1 माइनस X1, अब क्योंकि हम यहाँ पे विलायक की बात कर रहे हैं उसकी अवाजदा में मन, तो ये विलायक के मूल अंश है। विलायक का मूल अंश कितना है विलयन में? दोनों का मूल अंश रहेगा, और यहाँ पर 1 माइनस X1 बराबर X2, क्योंकि X1 प्लस X2 दो अवयव, यहाँ पर दोनों अवयवों का अंश जुड़ जाए तो एक मूल बनेगा, इसलिए X1 बराबर 1 माइनस X1 बराबर X2 को हम समीकरण 2 में रख देंगे, यानी 1 माइनस X1 की जगह हम X2 रखेंगे, तो समीकरण हो जाएगा डेल्टा P1 बराबर
P10x2 और इसे हम मान लेंगे समीकरण 3। बहुत ही रोचक है। केमिस्ट्री इज ए गेम ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूलाज। इस फॉर्मूले को आप समझेंगे। केमिस्ट्री रसायन विज्ञान सूत्र और संकेतों का एक खेल है। इसे रीअरेंज करते रहते हैं, प्रोडक्ट बनते रहते हैं, रीअरेंज करने से फिर और प्रोडक्ट बनते रहते हैं। अब समीकरण 3 को हमने रीअरेंज कर दिया। कुछ नहीं किया हमने, इस P10 को यहाँ ले आए तो डेल्टा P1 यहाँ ले आए तो नीचे आ जाएगा बटे P10 बराबर, इसे फिर खोल दिया हमने। वही खेल है। डेल्टा P1 क्या है, यहाँ पे दे रखा है P10 माइनस P1 बटे P10 बराबर x2। इसीलिए डाल्टन राउल्ट ने कहा है कि जो अवनमन होगा, अभी अवनमन आ गया कि विलायक की वास्तव में जो अवनमन होगा वो विलेय के मूल अंश के बराबर होता है। और ये समीकरण 4 बन गया हमारा, ऑटोमेटिक बन रहा है। हम तो केवल रिलेशनशिप कर रहे हैं उसे बार बार, ड्राइव अपने आप हो रहा है। अब हम समीकरण 4 में x2 का मान रख देंगे। व्हाट इज x2? x2 को खोलेंगे, विलेय के मूल, मूलों की संख्या, मूलंश पहले पढ़ लिया हमने विलयन में। मूलंश क्या है, x2 बटे n1 प्लस n2, यानी विलेय के मूल बटे विलयन के मूल। इसमें से हमने x2 का मान रख दिया जी, x2 का मान रख दिया। कौन सा मान रखेंगे, ये वाला। x2 का मान रखने पर क्या हो जाएगा, वही रहेगा फॉर्मूला। देखिए P10 माइनस P1 अपॉन P10 तो उतना ही है। x2 को खोल दिया, x2 की जगह क्या आ जाएगा, n2 बटे n1 प्लस n2, समीकरण 5। ये तो सांद्र विलयन के लिए है, लेकिन जब हम तनु विलयन के लिए देखते हैं तो n1 यहाँ पर n1 और n2 क्रमशः विलायक, n1 विलायक और n2 विलेय के मूलंश हैं। अब हम देखते हैं तनु विलयनों के लिए, क्योंकि ये किसके लिए है, सांद्र विलयन के लिए। और सांद्र विलयन, ज़्यादा सांद्र विलयन के हम अध्ययन नहीं करते यहाँ पे, तनु विलयन ज़्यादा प्रयोग की जाती है, इसलिए हम तनु विलयन के लिए इसको ड्राइव करेंगे। सांद्र विलयन के लिए तो ड्राइव हो चुका है। तनु विलयनों में n2 विलेय बहुत कम होता है। तनु है मतलब बहुत कम विलेय, तो उसका मूलंश बहुत कम हो जाएगा। n2 इज लेसर देन, मोर लेसर बोलते हैं इसे, बहुत कम है n1, क्योंकि विलेय के मूल विलायक के मूलों की तुलना में बहुत कम है, इसलिए हम n2 को हर में से छोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा आप, ये तो विलेय की सांद्रता, इसलिए उसको दर्शाना है, लेकिन नीचे विलायक के 1 लीटर में अगर 1 मोल है तो यानी कई 100 मोल में 1-2 मोल विलेय किया तो उसमें कोई अंतर नहीं आता, इसलिए हम n1 ही रन देते हैं, n2 को छोड़ देंगे यहाँ पे। तो सूत्र क्या हो जाएगा, इसी सूत्र को n2 छोड़ देना यहाँ, तो P10 माइनस P1 बटे P10 बराबर n2 अपॉन n1। व्युत्पत्ति हो गई समीकरण 6 की। और अब इसे हम पुनः विन्यासित करेंगे तो P10 माइनस P1 बटे P10 बराबर, अब इनकी वैल्यूज रख रहे हैं हम, इनकी वैल्यूज n2 और n1 की वैल्यू रखने पर इस यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, समीकरण 6 में n1 व n2 के मान रखने पर, क्या मान रख दिया हमने, n2 का मान W2 बटे M2 बटे M1 क्या है, N1 है W1 अपॉन M1, और भाग का भाग देना है, यानी भिन्न में भिन्न का भाग देना है। तो कभी भी भाग नहीं दिया जाता, इसको गुणा कर देते हम, इसलिए गणित के ज्ञान पे थोड़ा इसके लिए जरूरी है। या दिस इक्वल टू, पूरी राशि ऐसे उतर गई, बराबर W2 अपॉन M2, और ये वाली जब बट्टे से ऊपर आएगी तो उल्टी हो जाएगी, ऐसे है तो यूं हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा M1 बटे W1। ये समीकरण 7 है। और इस समीकरण 7 क्या है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का समीकरण है, व्यंजक है, व्युत्पत्ति हो चुकी है। और इससे हम विलेय के अणुभार की गणना भी कर सकते हैं। इसे पुनर्विन्यासित करने पर, रेडियन करने पर M2 को हम इधर ले आएंगे तो पूरी राशि उधर चली जाएगी, लेकिन उल्टी हो जाएगी। हर का है तो यहाँ अंश बन जाएगा, और यहाँ जब ये जाएंगी तो अंश हर और हर अंश हो जाएंगे। इसमें आपके पास उदाहरण भी है, समझे, और काफ़ी सरल और अच्छा है। इसके साथ साथ हम थोड़ा दूसरे गुण पर अध्ययन करते हैं, किस प्रकार आपको सरलता हुई इसको समझने में। दूसरा हमारे पास क्वथनांक का उन्नयन, यानी विलायक का क्वथनांक, विलायक जितने टेम्परेचर पे उधर
उबल रहा था, बॉयल हो रहा था, विलयन जब उसमें अवाष्पशील विलय डाल देंगे तो उसे बॉयल करने के लिए ज़्यादा हीट की जरूरत होगी, टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। तो इसके लिए पहले क्वथनांक हम जरूर समझ लें कि बात हुई कि कई बच्चे रिकॉल नहीं कर पाते क्वथनांक को। क्वथनांक एक ताप है, टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर? जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर यानी पी, वेपर प्रेशर ऊपर की ओर लगता है, ध्यान देना है। वाष्प दाब, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडल में एक दाब लगता है, ग्रेविटी, जिससे हम जमीन पर आ जाते हैं। तो वायुमंडलीय दाब जो नीचे की ओर लगता है कि जब बराबर हो जाए, तो वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, तो उस ताप पर द्रव उबलने लगता है, इसलिए उस ताप को हम क्वथनांक कहते हैं। अब विलयन, विलय का क्वथनांक जो था, उसमें विलय मिलाने, अवाष्पशील विलय मिलाने से उसका क्वथनांक बढ़ जाता, टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा बॉयल करने के लिए। तो स्पष्टतः हम देख पा रहे हैं कि जब विलायक का क्वथनांक TB0 और विलयन का क्वथनांक TB, तो यहाँ पर किसका ज़्यादा होगा? विलयन का क्वथनांक ज़्यादा होगा, क्योंकि अवाष्पशील विलय हमने मिला दिया, वो वाष्पन नहीं होने देगा, यहाँ से रिलेटिव है। इसलिए कहा कि इसको समझ लें पहले वाष्प दाब वाला। जब ये वाष्प विलय रहेगा, इसमें वाष्प नहीं बनने देगी ज़्यादा, तो वाष्प दाब कम लगेगा, इसलिए हमें उसे वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए विलय की तुलना में ज़्यादा टेम्परेचर करना पड़ेगा। तो डेल्टा, तो टीबी, डेल्टा टीबी, सॉरी पहले TB0 यानी ब्लैक का वाष्प दाब कम है विलयन के वाष्प दाब से, इसलिए अंतर क्या होगा? डेल्टा टीबी बराबर TB माइनस TB0, यानी एक क्वथनांक का उन्नयन होगा। और ये तनु विलयनों के लिए इसे हम फिर लागू करेंगे। तो तनु विलयनों में किसी भी तनु विलयन का जो डेल्टा टीबी होता है, क्वथनांक का उन्नयन होता है या क्वथनांक में अंतर होता है, डेल्टा टीबी वो उसकी मोलल, मोलर नहीं कर रहा हूं मैं, रा नहीं बोल रहा, ला बोल रहा हूं, मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा टीबी, डेल्टा क्या है? अंतर, टी क्या है? टेम्परेचर, बी बॉइलिंग, यानी बॉइलिंग टेम्परेचर में अंतर हो गया विलायक और विलय की, वो विलायक और विलयन की, ये प्रोपोर्शनल होता है m के, यानी मूलता के समानुपाती होता है। तो ये समीकरण 1, इससे कुछ देर बाद इनके बीच सामंजस्य आ जाता है, साम्य स्थापित हो जाता है। तो डेल्टा टीबी बराबर केबी, केबी क्या है? साम्य अवस्था स्थिरांक है, m, समीकरण 2। अब हम m की वैल्यू रखेंगे, जैसे हमने यहाँ n की रखी थी। तो m क्या होता है? क्या होता है मोललता? मोललता होती है किसी भी विलायक की 1 kg में, किसी विलायक के 1 kg द्रव्यमान में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। तो स्पष्टता है कि m बराबर N2 यानी विलय के मोल बटे W1। हमारे पास अगर 1 ग्राम है, 10 ग्राम है, 50 ग्राम है, 100 ग्राम है, लेकिन उसे हमने क्या करना है? 1000 ग्राम करना है विलायक को। तो W1 अपॉन 1000, फिर हम M2 को खोल देंगे, W2 बटे M2 अपॉन W1 बटे 1000, फिर भाग भिन्न का भिन्न में भाग ज़्यादा गुणा कर देंगे, W2 बटे M2 गुणा 1000 बटे W1। ये हमारा समीकरण 3 व्युत्पत्ति होता है। और समीकरण 2 में हम m का मान रख देंगे, हम इस समीकरण में इसका मान रख देंगे। तो डेल्टा टीबी बराबर केबी W2 M2 इंटू 1000 अपॉन W1, दिस इज इक्वेशन 4। और इससे हम पुनः विन्यासित करके M2 यानी मोलर द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं विलय की। तो M2 इक्वल टू केबी अंतर्स्थापित हो गया, M2 यहाँ आ गया तो डेल्टा टीबी यहाँ चला गया। M2 बराबर केबी इंटू W2 इंटू 1000 बटे W1 डेल्टा टीबी, दैट इज ऑल। प्रिय छात्रों, इन दोनों प्रकरणों को समझने के लिए वीडियो को ध्यान से देखें, और अगले वीडियो में आपके लिए अन्य जो 2 बच्चे हैं हमारे पास, हिमांक का अवनमन और प्रासरणता, इनका अध्ययन के साथ साथ समीकरण ड्राइव करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।